महिमा। अरे ओ महिमा, कहाँ हो? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। अभी फ़ोन आया है। बच्चे कहाँ हैं? खाना खिला के उन्हें सुला देना। विनोद की आवाज़ काँप रही थी। महिमा जब तक दौड़ती हुई अंदर से बाहर आती, तब तक विनोद बाइक निकालकर फर्राटे से निकल गया था। आज 6 दिन हो गए थे आलोक भैया और सुषमा भाभी को अस्पताल में भर्ती हुए। भाभी की तबीयत तो एक हफ्ते से ठीक नहीं थी। आलोक भैया 2 दिन से तेज बुखार से तप रहे थे। दोनों कोरोना पॉजिटिव जो थे। महामारी की जकड़ में पता नहीं कैसे होंगे। कुछ ज़्यादा भी नहीं बताया गया, केवल कह दिया गया आ जाइए। कड्ड-मड्ड कई विचार एक साथ शोर मचा रहे थे। पार्किंग में गाड़ी रख विनोद रिसेप्शन की ओर लपका। देखिए, विनोद हूँ मैं, आलोक भैया और सुषमा भाभी का भाई। आपने अभी फ़ोन किया आने को? जी देखिए, मिस्टर आलोक त्रिपाठी और उनकी पत्नी सुषमा त्रिपाठी दोनों नहीं रहे। हम उन्हें नहीं बचा सके। आप रूम नंबर 603 में जाइए, वहाँ ड्यूटी नर्स है। वे आपको सब वीडियो दिखा देंगी और आप तो जानते हैं बॉडी नहीं दी जाएगी। उनका फ़ोन और वगैरह जो भी संभाल कर रखा है आपको दे दिया जाएगा। नर्स ने औपचारिक आवाज़ में कहा। आप वहाँ हस्ताक्षर कर दीजिए। हेलो, आप ठीक हैं? क्या हुआ? विनोद को लगा नर्स की आवाज़ बहुत दूर से आ रही है। सारा अस्पताल कमरे की छत उसे घूमती हुई नजर आ रही थी। बड़ी कठिनाई से वह गिरते गिरते बचा। पागलों की तरह नर्स को घूरने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोल रही है। ऐसा कैसे हो सकता था? उसकी दुनिया ही बदल गई। पिछले हफ्ते तो सब ठीक था। फिर क्या हुआ? तबीयत सुधर रही अचानक इतनी कैसे बिगड़ गई? सुनिए, आप यहाँ ज़्यादा समय नहीं रह सकते। जो भी देखना हो देखकर तुरंत निकल जाइए। पर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके नर्स ने चिल्लाकर कठोर आवाज़ में कहा। विनोद ने अर्धविक्षिप्त अवस्था में यंत्रवत वो सब किया जो अपेक्षित था। सब निपटाकर खाली हाथ भारी मन से वह लौट पड़ा। विनोद नेहरू नगर मार्केट में कपड़ों का व्यापारी था। पुश्तैनी धंधा था। दादा गांव में यही काम किया करते थे। पिता ने इस शहर में छोटी सी दुकान खोली थी, जिसे विनोद ने खूब मेहनत लगन से ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। महिमा उसकी पत्नी उसकी बिजनेस में हाथ बटाती थी और उनका एक ही बेटा था अभिषेक, 12 वर्ष का था, जो यहीं पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा था। आलोक जी कहने को तो उनके पड़ोसी थे, लेकिन भाई से कम नहीं थे। बड़े ही सौम्य, मिलनसार और स्नेह दिल के। किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते थे। काफ़ी पढ़े लिखे थे। सुषमा भाभी स्कूल में शिक्षिका थी। 2 प्यारे प्यारे बच्चे थे, चारू और अंश। चारू 9 साल की और अंश 5 साल का। दोनों परिवारों में बड़ी दोस्ती थी। बाकी के दिन तो व्यस्तता में बीत जाते थे, पर संडे तो सब मिलकर ही बिताते थे। दोनों घरों में मज़ेदार व्यंजन बनाए जाते। सुषमा भाभी तो तरह तरह के व्यंजन बनाने में निपुण थी ही। दोनों घरों का खाना एक साथ लगाया जाता। सब मिलकर बैठकर बतियाते रहते। उनकी बातें कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। शाम को घूमना और रात का खाना बाहर खाकर फिर देर गए वे लोग अपने घरों को वापस लौटते थे। यह नियमित बंधा बंधाया हुआ क्रम था उनका परिवारों का, जिसे वे कभी भी किसी हालत पर तोड़ते नहीं थे। सुषमा भाभी और आलोक जी का प्रेम विवाह था, अंतरजाती, और इसी कारण सुषमा भाभी का अपने परिवार से रिश्ता टूट गया था। वे अक्सर इस बात को लेकर बड़ी दुखी हो जाती थीं। महिमा उनकी बहन से कम नहीं थी। दोनों में काफ़ी प्रेम था। सुषमा भाभी हमेशा बताती थी उनके परिवार ने घोषणा कर दी थी कि अब वह उनके लिए मर चुकी है। उनसे उनका कोई रिश्ता नहीं और उस घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। दरअसल सुषमा भाभी जी नीची जाति से थीं और आलोक जी त्रिपाठी ब्राह्मण परिवार से। आलोक जी के पिता का गंगा पार गांव में बड़ा घर था। जायदाद थी, खेत खलिहान थे। गांव में बहुत मान सम्मान और इज्जत थी। काफ़ी संपन्न और काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का परिवार था। 2 बेटे थे, बड़ा देवलाल, दूसरा आलोक। छोटे बेटे आलोक को काफ़ी ऊंची शिक्षा दीक्षा दी थी
और उनके परिवार का मानना था कि इसी कारण छोटे का दिमाग फिर गया था, जो उन्होंने ऐसी लड़की से शादी रचा ली थी जो उनके बराबरी की नहीं थी। जब तक जीवित थे पिताजी हमेशा कहा करते थे, आलोक के इस अंतरजातीय विवाह ने ही उनकी तथाकथित प्रतिष्ठा को दाग लगा दिया था। लेकिन आलोक भाई साहब काफ़ी प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति थे। इन दकियानूसी विचारों को उन्होंने कभी तवज्जो नहीं दी थी। जब पिता का निधन हुआ तब उन्हें खबर काफ़ी देर से मिली, वो भी आने की सख्त मनाही के साथ। दिल पर पत्थर रखकर रह गए थे। अब बड़े भाई के हाथ में संपूर्ण अधिकार आ गया था। सब हिसाब किताब वही देखते थे। हाँ, आलोक जी का हिस्सा हर वर्ष उन्हें भेज दिया जाता था। संबंध विच्छेद नहीं किया था, यही बड़ी बात थी। अब कितना भेजते हैं, कितना मिलता है, ये आलोक जी ने ना कभी जानने की कोशिश की और ना उन्होंने कभी बताना जरूरी ही समझा। लेकिन इनके विवाह के 12 सालों में एक बार भी उन्होंने यहाँ आने की गलती नहीं की थी। फ़ोन पर कभी कभार बात हुआ करती थी। अब परेशानी ये थी कि आलोक भाई के बच्चों का क्या होगा। अगले 10 दिन किस प्रकार बीते, इसकी कल्पना भी मुश्किल थी। सब सदमे में थे। कोई किसी से बात भी नहीं कर रहा था। खाना बच्चों के लिए बनता तो था, लेकिन घर के सदस्य एक दो निवाले बड़ी मुश्किल से गले में ठूस कर पानी पी लेते थे। अंश तो महिमा से चिपका हुआ था। एक ही जिद, अगर मम्मी पापा नहीं आ सकते तो मुझे वहाँ भेज दो। कहीं बाहर भी तो नहीं जाया जा सकता था, सब बंद था। पता ही नहीं लग रहा था कि क्या करे, किसे समझाए, बच्चों को या अपने मन को। बड़ी भारी मुसीबत में थे। न दिन को चैन, न रात को नींद। अचानक ऐसा हो गया था। इतना बड़ा अन्याय, भगवान का क्रूर मजाक, सोचने और समझने की ताकत भी नहीं बची थी। मन मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। कुछ दिन यूं ही बीते। अब आवश्यकता हुई दोनों मृतकों के परिवारों को सूचित करने की और बच्चों के भविष्य पर फैसला लेने की। सुषमा भाभी के परिवार से तो विनोद की अधिक अपेक्षा नहीं थी, लेकिन हाँ, भाई साहब के वंश के वारिस थे ये बच्चे तो। उन्हें उनको सौंपना ज़रूरी था। और उनका परिवार भी काफ़ी धर्मनिष्ठ संस्कारी परिवार था, जैसा कि आलोक भाई हमेशा कहते थे। तो हो सकता है वे अपनी सहिष्णुता और औदार्य दिखाकर उन बच्चों को अपना ले। जो भी असंतोष था वह तो सुषमा भाभी को लेकर था, और अब उनकी मृत्यु के साथ सब विवाद भी खत्म हो जाने चाहिए। व्यवहारिक दृष्टि से भी यह सही था और कानूनन भी कि बच्चे भाई साहब के परिवार को ही सौंप दिए जाए। मन मान तो नहीं रहा था, बहुत व्यथित था, लेकिन बच्चों के प्रति अतिशय मोह उनके भविष्य में बाधा नहीं बनना चाहिए। विनोद अपने मन को समझाने की बहुत कोशिश कर तो रहा था, लेकिन फिर भी यह संदेह खाए जा रहा था कि बच्चे नए वातावरण में अनजान लोगों के साथ कैसे रहेंगे। माँ बाप को खो देने के पश्चात यह घर ही तो उनका आसरा था। अगर वही दूर हो गया तो सह नहीं पाएंगे। कुछ गलत हो गया तो, उन्हें भी खो दिया तो। तरह तरह के ख्याल मन में बवंडर मचा रहे थे। मन डरा हुआ था, लेकिन मजबूर होकर उसने बच्चों को उनके अपनों के पास भेज देने का ही फैसला लिया। विनोद ने पहले अपने को तैयार किया, मन पर पत्थर रख पूर्वाभ्यास किया कि क्या बात करें, कैसे बात शुरू की जाए। सुषमा भाभी जी की डायरी चारों निकाल कर लाई थी, जिसमें सभी के नंबर लाइन से लिखे हुए थे। पहले सुषमा भाभी जी के परिवार से बात करने की सोची। फ़ोन लगाते ही उधर से आवाज़ आई, कौन है? मैं विनोद बोल रहा हूँ, विनोद ने खखारते हुए कहा। कौन विनोद? देखिए, आपकी बेटी सुषमा जी हमारे पड़ोसी थे। अभी हाल में दोनों दंपति, सुषमा जी और उनके पति, कोरोना से चल बसे। बच्चों को अनाथ छोड़कर। विनोद की रुलाई फूट पड़ी और शब्द गड़बड़ा गए। कुछ देर फ़ोन पर शांति बनी रही। कुछ प्रतिक्रिया ना पाकर विनोद ने धीरे से कहा, हेलो हेलो, आप लोग सुन रहे हैं ना? आवाज़ में कपकपी थी। हाँ, ये तो बड़ा अन्याय हुआ, दुखद। मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। सुषमा में इस घर से बहुत पहले ही सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। हमारे लिए तो बहुत पहले ही मर चुकी थी। उसने हमें बहुत अपमानित किया। उस आदमी से विवाह कर अपनी मन मर्जी से परिवार को ठोकर मार दिया था। क्या पा लिया? अब क्या खबर दे रहे हैं आप, और क्यों? क्या चाहते हैं?
उसे तो हमने जायदाद से भी बेदखल कर दिया है। आप हैं कौन और हमसे क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, सुषमा भाभी हमेशा आप सबको याद कर रोती थी। ऐसा मत कहिए, 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं उनके। अब आप ही तो उनके सब कुछ हैं। आप नहीं तो उनका कौन है, आप ही बताइए। ओह! तो इसीलिए आप फ़ोन पर खबर दे रहे हैं हमें? आप चाहते हैं जिसने जीते जी कोई रिश्ता ना निभाया, कभी बात नहीं की, उसकी औलाद की हम देखभाल करें, ज़िम्मेदारी उठाएँ, उन्हें पाले-पोसे बड़ा करें। क्यों, ठीक है ना? उन्होंने आपसे संबंध सुधारने की बहुत कोशिश की थी, है कि नहीं? क्या ये सच नहीं है? लेकिन आप लोगों का गुस्सा कभी कम ही नहीं हुआ। जानने की कोशिश ही नहीं की कि आलोक जी कैसे इंसान है। क्या आपका कुछ फर्ज नहीं बनता था बड़प्पन दिखाने का? इतने बुरे भी तो नहीं थे आलोक भाई। विनोद की आवाज़ संभल गई थी, लहजा गर्म हो गया था। तो आप कहना क्या चाहते हैं? आप हमें दोष दे रहे हैं उस निकम्मी औलाद की? कोई गलती नहीं थी। लड़की होकर भी उसे पढ़ाया लिखाया, शहर के सबसे बड़े कॉलेज भेजा, पढ़ लिख कर ये सिला हमें मिला। हमसे ही बगावत, हमें ही छोड़कर उससे शादी की। उसका तो रिश्ता भी तय हो गया था। प्यार ना जाने क्या क्या काट कर फेंक देता था मैं। माँ ने रोक लिया था उस वक्त, वरना खैर। अब क्या चाहते हैं आप? जब लड़की हमारी नहीं तो दामाद भी हमारा नहीं, और वे बच्चे भी हमारे कुछ नहीं लगते। आप फिर हमें फ़ोन करने की हिम्मत मत करें। हमारा और उन बच्चों से हमें कुछ लेना देना नहीं, समझ रहे हैं आप? फ़ोन कट गया। विनोद हैरानी में आ गया। सोचने लगा, इतने हृदयहीन पत्थर दिल हैं। हे भगवान, कितनी आसानी से कह दिया कि वे बच्चे कुछ नहीं लगते, जैसे किसी बेकार अंग को शरीर से काट कर अलग कर दिया गया हो। तभी सुषमा भाभी कितना दुखी होती थी अपना मायका खोकर। पति कितना भी प्यार दे, लेकिन मायके की कमी तो कमी ही रहती है। उस खालीपन की भरपाई करना कितना मुश्किल होता है। ओह! मन कड़वा हो गया। कांटे की तरह चुभी थी उनकी बातें। इतना कठोर व्यवहार, अप्रत्याशित। आंख में नमी तैर गई। अचानक पाया चारू सामने खड़ी थी। वे चारू को गुड़िया कहकर पुकारते थे। चाचा को देखकर बोली, मामा ने क्या कहा? हमें ले जाएंगे? नहीं गुड़िया, तुम अंदर जाओ। तुम्हें इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा चाचू है अभी तुम्हारे लिए, समझी? विनोद गुड़िया पर उबल पड़ा। वह सहम गई और अंदर भाग गई। उस रात बच्चों को सुलाकर महिमा कमरे में आई, दरवाज़ा बंद किया और पलंग पर सिरहाने बैठ गई। क्या हुआ जी? आप मेरे बच्चों पर क्यों चिल्ला रहे थे? नहीं, कुछ नहीं। आप उन पर मत चिल्लाया करें, वे पहले ही डरे हुए हैं। खैर, सुषमा भाभी के मायके वालों ने क्या कहा? उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। अब क्या सोचा है? आलोक भैया के बड़े भाई को फ़ोन पर मैसेज भेजा है, आ जाएंगे। आप क्यों मेरे बच्चों के पीछे पड़े हुए हो? क्यों इन्हें कहीं ना कहीं भेज देना चाहते हो? महिमा तैश में आ गई थी। पागल हो महिमा? क्या मैं नहीं चाहता कि वे यहीं रहे? पर तुम जानती हो ना कि कानूनन हम उन्हें नहीं रख सकते, और कल कोई उनके परिवार से आए और हम पर दोष लगा दे कि हमने अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को हथिया लिया है, तो बेकार ही फंस जाएंगे। तो मैं कहती हूँ कि कानूनन उन्हें ले लो। आप जानते हो मैंने उन्हें पाला है। सुषमा भाभी अस्पताल से आते ही बच्चों को मेरे हवाले करती थी। क्या आप भूल गए हैं? और अब क्या ये बोझ है बन गए हैं? पागल मत बनो। मैंने ऐसा कब कहा है? फिर क्यों उनको बुला रहे हो? नहीं, तुम नहीं समझोगी, जरूरी है। जाओ बच्चों के पास जाकर सो जाओ, कल देखते हैं। आज सुबह महिमा चाय का कप रखकर चली गई। हर दिन वे दोनों साथ बैठकर पीते थे, आज बस चली गई। उसने देखा वो बच्चों के साथ बैठकर चाय पी रही थी। विनोद के चेहरे पर कई दिनों के बाद मुस्कान आ गई। दृश्य अच्छा लगा। तीनों बच्चे गुमसुम से महिमा से लिपटे बैठे हुए थे। गाड़ी की आवाज़ से ध्यान टूटा और विनोद ने बाहर देखा। दरवाज़ा खुला। एक संभ्रांत दंपति उतरे। महिला गहनों से लदी हुई थी और पुरुष काफ़ी रौबदार लिबास में, रेशमी कपड़े, माथे पर तिलक और गले में सोने की माला पहने ठाठ से उसी की ओर चले आ रहे थे। राजसी संपन्नता की अभिजात्यता उनके हाव भाव, चाल ढाल में झलक रही थी। आप ही हैं आलोक के दोस्त जिन्होंने मुझे सूचना दी थी?
मैं उनका बड़ा भाई देवलाल त्रिपाठी हूँ। ओ अंदर आइए। विनोद ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। नहीं, आप यहीं बरामदे में कुर्सियां लगवा दीजिए। उनकी नज़रें घर का निरीक्षण कर रही थी। जी। विनोद अंदर से 2 कुर्सियां ले आया और बरामदे में लगवा दी। खुद चबूतरे पर बैठ गया। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई घर ढूंढने में? विनोद ने बहुत ही मर्यादित आवाज में कहा। जी नहीं, मैं सीधी बात पर आता हूँ। उन्होंने गला साफ किया, पीठ सीधी की और लंबी सांस ली। फिर गंभीर आवाज में कहना शुरू किया। मेरे भाई आलोक ने कभी परिवार का मान नहीं रखा, अपने उसूलों पर ही चलता रहा। पिताजी को हमेशा यही बात बुरी लगती थी। आधुनिकता को वे भी मानते थे, लेकिन अपनी परंपरा को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। जिसे आलोक दकियानूसी समझता था, उस औरत से। जी, क्या कहा? सुषमा भाभी उनकी विवाहिता थी। कुछ तो मान दीजिए, विनोद कड़क आवाज में बोला। जो भी हो, हमारी नज़र में वह सबसे बड़ा गुनाह था जो आलोक ने किया था। गुनाह? पढ़ी लिखी अपनी पसंद की लड़की से विवाह इतना बड़ा गुनाह भी नहीं माना जा सकता देवलाल जी। विवाह अपराध नहीं था विनोद बाबू, लेकिन उस जाति की लड़की से विवाह अवश्य गलत था। आप जानते हैं हम कौन हैं? त्रिपाठी। हमारे गांव का मंदिर हमारे पूर्वजों की देन है। पूरे जिले में प्रसिद्ध है वो मंदिर। गांव के कुएं तालाब हमने खुदवाए। 4 बार 4 धाम की यात्रा कर चुके हैं। हम भागवत और रामायण के पाठ करवाते हैं। पूरा गांव हमारे आगे सर झुकाता है। जानते हैं कुछ आप? और ऐसे परिवार के वंशज ने हमारी नाक कटवा दी। लेकिन अब आप उसी वंशज के वारिस अनाथ हो गए हैं। नहीं नहीं, क्षमा करना, आप जैसे धर्मात्मा ताऊ जी के होते वे अनाथ कैसे हो सकते हैं? सनाथ ही रहेंगे। आप ही अब उनका आधार हो। क्या आप उन नन्हों को देखना चाहेंगे? बुलाऊं? विनोद गिड़गिड़ाते हुए बोला। नहीं, हम उस गलती को देखना नहीं चाहते। गलती? विनोद को धक्का लगा। जी हाँ, आलोक के जीवन का पाप फल। हमें उस पाप में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे हम भी उसके भाई हैं। वह था तो हमारा ही खून, इसलिए हमने उनके भविष्य की व्यवस्था कर दी है। शहर के एक अनाथ आश्रम में लड़की को और लड़कों को अलग रखा जाएगा। ये सरकारी बंद समाप्त होते ही आश्रम खुलने की संभावना है। तब तक आप और थोड़ा सहन कर लीजिए। वैसे तो मैं देख रहा हूँ आपकी आर्थिक स्थिति में कोई यह अपेक्षा कुछ ज़्यादती है, लेकिन कुछ दिन और हमें धैर्य रखना होगा। वैसे आप कहे तो मैं आपको आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार हूँ। आखिर आपने भी तो उन अनाथ बच्चों को। खबरदार, अगर एक और शब्द भी मेरे बच्चों के लिए निकाला तो। विनोद का गुस्सा आपे से बाहर हो गया था। उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई। वह अपने आप को और रोक नहीं पाया और चिल्लाते हुए बोला, चूल्हे में जाए आपकी शान, आपका पैसा और आपकी धर्मनिष्ठा। ईश्वर ने माँ बाप छीन लिए, आप भाई बहन को अलग कर देंगे, उन्हें अनाथ आश्रम में भेजेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी ऐसा बोलने की? आप जानते हैं आलोक जी मेरे भाई समान थे, कितने प्रिय थे हमारे लिए। अरे आप क्या जाने प्यार क्या होता है। आपको तो जाति ही प्यारी है। आदर्श और उसूल खाक डालो उन पर। भगवान को समझ लिया, इंसानियत को नहीं समझा। लानत है ऐसे ज्ञान पर। और हाँ, मेरी स्थिति पर आपको दया करने की कोई ज़रूरत नहीं। भगवान ने इतनी शक्ति दी है कि मैं इन बच्चों को आराम से पाल सकता हूँ। कानूनन मैं इन्हें अपनाऊंगा। आलोक भाई के कई उपकार हैं मुझ पर, क्या उनके लिए इतना भी ना होगा? हाँ, भविष्य में कभी भी इधर आने की गलती मत करना, अपराध मत करना। निकल जाइए यहाँ से। आपकी उपस्थिति से यह घर संक्रमित हो गया है, भयंकर कीटाणु से। जहरीले कीटाणु, कोरोना से भी भयंकर। आपके दिमाग में फैले हैं ना वे कीटाणु, उसूलों के, आदर्शों के, जाति के, अहंकार के, वही कीटाणु। चले जाइए यहाँ से, निकल जाइए यहाँ से, इससे पहले मैं जानवर बन जाऊं। विनोद सचमुच पागलों की तरह चिल्ला रहा था। देवलाल त्रिपाठी की लंबी गाड़ी सड़क पर धूल उड़ाती हुई आंखों से ओझल हो गई। बाहर गर्मी आग उगल रही थी। विनोद का दिमाग भट्टी की तरह चल रहा था। सब्र का बांध टूट चुका था। खोखले रिश्तों की दुर्गंध से मन वितृष्णा से भर गया था। घिन्ना आने लगी। शरीर पसीने से तरबतर हो गया।
सांस उखड़ गई। गुस्से से अंग अंग कांप रहा था, जिसका अंत हुआ रुलाई से। वह बच्चों की तरह फफक फफक कर रोने लगा। अंश डरकर अंदर दुबक गया था। चारू भी सहम गई थी। उसके बाल मन ने इतना तो जान ही लिया था कि अब सब रास्ते बंद हो चुके हैं और कोई उन्हें अपनाने को तैयार नहीं है। लेकिन देर तक वह अपने विनोद चाचू को बिलखते न देख सकी। अपने आप को न रोक पाई। पानी का गिलास लेकर आई और बड़ी मासूमियत से कहा, चाचू मत रो प्लीज, लो पानी पी लो। हम अब कहाँ जाएंगे चाचू, किसके पास रहेंगे? अब तो हमें कहाँ भेजोगे चाचू? उसकी डबडबाती आंखों में संदेह साफ साफ दिखाई दे रहा था। मम्मी पापा के बाद इन 15 दिनों में विनोद चाचू ही उनकी दुनिया बन चुका था। लेकिन दुर्भाग्यवश आज वह विश्वास डगमगाने की कगार पर था। विनोद का मन पश्चाताप और ग्लानि से भर उठा। उसके इस पूरे उपक्रम से बच्चों का मन इस कदर आहत हो जाएगा, उसने कभी सपने में भी ना सोचा था। कितनी बड़ी गलती कर दी थी उसने उन लोगों को यहाँ बुलाकर। अपने ही हाथों अपने बच्चों को अपमान और तिरस्कार की भट्टी में झोंक दिया था। अनजाने में ही सही उनकी मासूम दिल को कितनी ठेस पहुंचा दी थी। उफ, अक्षम्य अपराध। वह उनका दोष ही था। उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, माफ़ी मांगनी चाहिए, चारू से भी और भगवान से भी। भर्राए हुए गले से बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकली, नहीं चारू नहीं, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। मैं तुम्हारा दिल अब कभी नहीं दुखाऊंगा। अब तुम्हारा चाचू तुम्हें कहीं नहीं भेजेगा, कहीं नहीं। तुम मेरे पास रहोगे, यही मेरे पास। कोई भी तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकता, मैं भी नहीं। मुझे माफ़ कर दे, मैंने बड़ी गलती कर दी। भगवान के लिए माफ़ कर दे। पश्चाताप आंसू में बह रहा था। अंश और अभिषेक सहमे हुए कमरे के अंदर से पूरा दृश्य देख रहे थे। इशारा पाते ही दौड़कर आए और उससे लिपट गए। आनंद और तृप्ति की अनुभूति, सुख और दुख का समागम। बस बीच में ये आंसू ही थे जो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। विनोद की आंखें अनायासी आसमान की ओर उठ गई, मानो अपने आलोक भाई से अनुमति और आशीर्वाद चाह रहे हो। भयंकर तूफान आया और उतर गया। सब स्थिर हो गया था, शांत। अब किसी प्रकार का कोई डर नहीं, कोई भ्रम नहीं। सब साफ साफ दिख रहा था। अब वही ही इन बच्चों का संरक्षक, अभिभावक, पालनहार और पिता है। बच्चे उसकी अमानत हैं। उनका पालन पोषण ही उसका जीवन का उद्देश्य है। यही उसका परमार्थ है और अपने आलोक भाई के प्रति यही उसकी सच्ची कृतज्ञता। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।